यार दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे एनसीईआरटी, जिसमें आपका चैप्टर सेल, द यूनिट ऑफ सेल, बायोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका। और ये सभी एग्जाम के लिए कंपलसरी है। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी, रेलवे, बैंक या ऑप, एमटीएस जैसे एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आप आईएएस जैसे एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये टॉपिक आपको हर एग्जाम में मिलेगा। तो ये जो टॉपिक है आपका सेल, आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो किसी भी लेवल के स्टूडेंट है इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे संबंधित जो भी आपको जानकारी मिलेगी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आइए देखते हैं आज की क्लास में हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा कि हम लोगों ने सेल के बारे में पूरा पढ़ लिया था, हम लोगों ने जाना कि सेल क्या होता है, ठीक है, सेल थ्योरी किसने दी थी, सेल वॉल क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, ठीक है। उसके अलावा हम लोगों ने जाना साइटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने जान चुकी है। अब हम लोग बात करेंगे सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम्स, टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स, इन सब के बारे में हम एक एक करके इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आज की इस वीडियो में आपका ये टॉपिक पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा, जिसमें हम लोग लास्ट में बात करेंगे प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स में डिफरेंट क्या है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में डिफरेंट क्या है, 70S राइबोसोम 80S राइबोसोम में डिफरेंट क्या है, और सेल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग ऑर्गेनेल्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग माना जाता है, जिसका डिस्कवर्ड पैलाडे ने किया था। पैलाडे, इनका पूरा नाम है जॉर्ज पैलाडे, जिन्होंने राइबोसोम की खोज की थी। यह राइबोसोम पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। मीन्स की प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स दोनों में पाया जाता है, और यह कोशिका की सबसे छोटी कोशिका मानी जाती है। राइबोसोम हमारा आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है, इसीलिए इसे राइबोन्यूक्लिक एसिड भी कहा जाता है। राइबोन्यूक्लिक एसिड राइबोसोम को इसलिए कहते हैं क्योंकि वो आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, और प्रोटीन से मिलकर बनने की वजह से इसे राइबोन्यूक्लिक एसिड के नाम से जाना जाता है। यह प्रोटीन और राइबोन्यूक्लिक एसिड का बना होता है। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है, मतलब कि प्रोटीन का निर्माण करता है। तो प्रोटीन का निर्माण करने के कारण इसे प्रोटीन की फैक्ट्री माना जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस कोशिकांग को प्रोटीन की फैक्ट्री मानते हैं, तो राइबोसोम को। राइबोसोम को दो भागों में डिवाइड किया गया है, मतलब कि दो यूनिटों में डिवाइड किया गया है। एक होता है 70S राइबोसोम, एक होता है 80S राइबोसोम। आप इस डायग्राम को देख पा रहे होंगे, मैंने ये दो भागों में बांट दिया, एक 70S राइबोसोम है और एक 80S राइबोसोम है, ठीक है। तो यह दो उप इकाइयों से बना होता है, छोटी और बड़ी इकाइयों से मिलकर बना होता है। उसके भी दो सब यूनिट होते हैं, ठीक है, जो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। छोटी सब यूनिट वह जगह जहां mRNA जुड़ता है, ठीक है। देखो, कहने का मतलब ये है, मैं इस डायग्राम के माध्यम से आपको समझा पाऊंगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपका ये राइबोसोम है ना। तो राइबोसोम को दो भागों में डिवाइड किया, ये आपका 80S राइबोसोम, ये आपका 70S राइबोसोम हो गया। लेकिन इसको भी दो सब यूनिट में डिवाइड किया गया है, 80S को भी डिवाइड किया गया है, 70S को भी डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे एक पॉइंट कह रहा है, इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, और यहाँ पे कह रहा है कि जहाँ पे सब यूनिट, छोटी सब यूनिट है, वहाँ mRNA जुड़ता है और डिकोड होता है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि जहाँ पे छोटी सब यूनिट वह जगह है जहाँ mRNA जुड़ता है। तो आप इस डायग्राम को देखिएगा,
कि जहाँ पे छोटी यूनिट जुड़ती है वहाँ पे mRNA होगा। तो ये जो छोटी यूनिट जुड़ी है तो यहाँ पे mRNA हुआ, ये बड़ी यूनिट जुड़ी है तो ये tRNA हुआ। तो याद रखिएगा, छोटी यूनिट mRNA जुड़ा, बड़ी यूनिट से tRNA जुड़ा, क्योंकि हमारा राइबोसोम किससे मिलकर बना है? आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। तो टीआरएनए और एमआरएनए से जुड़ा हुआ है। छोटी सब यूनिट एमआरएनए से जुड़ा हुआ है और डिकोड होता है, और बड़ी यूनिट जो होता है वो टीआरएनए से। तो बड़ी सब यूनिट में एमिनो एसिड जुड़े होते हैं। ठीक है, क्या होता है भाई? एमिनो एसिड जुड़े होते हैं। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में सब कुछ आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, जो बड़ी यूनिट है ये यहाँ पे एमिनो एसिड जुड़े हुए हैं और टीआरएनए से ये जुड़ा हुआ है, और छोटी यूनिट एमआरएनए से जुड़ा हुआ है, मतलब कि राइबोसोम का स्मॉल सब यूनिट है और ये राइबोसोम का लार्ज सब यूनिट है। ठीक है, मतलब 70S 80S के अलावा भी 2 सब यूनिट में डिवाइड कर दिया गया है। 80S जो राइबोसोम होता है, ठीक है, 80S के राइबोसोम को 50S और 50S और किसमें जोड़ा गया है भाई? सॉरी, 30 और 50 में जोड़ा गया है। ठीक है, 1 मिनट चल नहीं रहा है। देखो, जो 70S राइबोसोम होते हैं और एक 80S राइबोसोम होते हैं, इसको भी जोड़ा गया है 2 सब यूनिट में, इसको भी तोड़ा गया है 2 सब यूनिट में। तो 80 वाला जो है उसे 60 + 40 2 सब यूनिट में जोड़ा गया है, इसे 50 + 30 में जोड़ा गया है। तो याद रखिएगा, 70S के 50 + 30 डिवाइड है और 80S के 60 + 40 डिवाइड है। ठीक है, उसके अलावा राइबोसोम दोनों उप इकाइयों में प्रोटीन और राइबोन्यूक्लिक एसिड के दोनों घटक होते हैं। एक सब यूनिट में आरएनए और दूसरे सब यूनिट में प्रोटीन के बीच परस्पर क्रिया द्वारा सब यूनिट एक दूसरे से क्या है? जुड़े हुए हैं। जैसा कि दिखाया गया था कि एमिनो एसिड से बड़ी यूनिट जुड़ी हुई है। ठीक है, अब देखिए, जो आपका राइबोसोम होता है 2 प्रकार के होते हैं। तो जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है वो 70S राइबोसोम पाया जाता है, और जो यूकैरियोटिक सेल्स होता है वो 80S राइबोसोम पाया जाता है। तो आपको डिफरेंट एक और मिल गया है कि प्रोकैरियोटिक्स में 70S राइबोसोम होते हैं, यूकैरियोटिक्स में 80S राइबोसोम होते हैं। लगभग 62% राइबोसोम आरएनए से बने होते हैं और बाकी का जितना बचेगा वो प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, एमिनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम यूकैरियोटिक और कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। ये कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, क्योंकि कोशिका का डाइजेशन कराने, कोशिका में जो डेड सेल्स होती है उसका डाइजेस्ट करने का काम करता है। अपने विशिष्ट कार्य के कारण इन्हें कोशिका की आत्महत्या थैली कहते हैं। आत्महत्या थैली इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये डैमेज सेल और डेड सेल का डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, इसीलिए इसे आत्महत्या थैली कहते हैं या आत्मघाती थैली कहते हैं, या इंग्लिश में सुसाइडल बैग के नाम से जानते हैं। लाइसोसोम को शब्द बेल्जियम के जीव वैज्ञानिक ने क्रिश्चियन डी डुवे द्वारा दिया गया है। मतलब कि क्रिश्चियन डी डुवे ने लाइसोसोम का डिस्कवर किया है, जिन्होंने इसकी खोज 1974 में चिकित्सा या शरीर विज्ञान में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त किया था। कहने का तात्पर्य ये है कि चिकित्सा या शरीर विज्ञान जिसे हम लोग बोलते हैं, तो शरीर विज्ञान में, ठीक है, बॉडी साइंस में इन्होंने नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त किया है। लाइसोसोम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम में से भरी गोलाकार थैली होती है जो कई प्रकार के जैव अणुओं को तोड़ने की क्षमता रखती है, और इसी कारण इसे आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। लाइसोसोम के बारे में अगर हम और जानते हैं तो दूसरे शब्दों में लाइसोसोम झिल्लीदार अंग होता है जिनका विशिष्ट कार्य सेलुलर अपशिष्ट और मलबे को हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से घेरकर तोड़ना होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमारा लाइसोसोम होता है वो झिल्लीदार संरचनाएं होती हैं, और इनका मेन जो काम ही होता है ये अपशिष्ट पदार्थ जो हमारे बॉडी के अंदर डेड सेल या इन्वेस्ट पदार्थ है उन्हें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के द्वारा घेर कर तोड़ देता है, नष्ट कर देता है।
ठीक है। हमारे लाइसोसोम में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है, जिसके कारण ये हमारे अपशिष्ट पदार्थ और गंदे चीज़ों को तोड़ने या रिमूव करने का काम करता है। लाइसोसोम झिल्ली से बंधे अंग हैं। झिल्ली के भीतर के क्षेत्र को लूमेन कहा जाता है। जो हमारा लाइसोसोम होता है वो जो झिल्ली से बंधे होते हैं उसी क्षेत्र को हम लोग लूमेन के नाम से जानते हैं, जिसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है और अनसेलुलर भी पाया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि आपसे पूछा जाता है कि लाइसोसोम के किस पार्ट में आपका हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, तो लूमेन वाले पार्ट में होता है, जो झिल्ली के भीतर के क्षेत्र होते हैं। लूमेन का जो पीएच मान होता है वो 4.5 से 5.0 के बीच में होता है और इसे काफ़ी अम्लीय बनाता है, या पेट में पाए जाने वाले एसिड के कार्य के लगभग तुलनीय होते हैं, मतलब कि इक्वल होते हैं ये एसिड हमारे बॉडी में जो और भी एसिड पाए जाते हैं उनके अकॉर्डिंग। लाइसोसोम का जो आकार होता है अलग अलग होता है। सबसे बड़े लाइसोसोम का आकार 1.2 माइक्रोमीटर से अधिक होता है, लेकिन वे आमतौर पर 0.1 माइक्रोमीटर से 0.6 माइक्रोमीटर होता है। तो ये हुए आपके लाइसोसोम के बारे में। अब हम बात करेंगे गोल्जी बॉडी के बारे में। गोल्जी बॉडी, जिसे हम कई नामों से जानते हैं, जैसा कि गोल्जी बॉडी को गोल्जी उपकरण, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय, डिक्टियोसोम, बहुत सारे ऐसे अन्य नाम हैं। बहुत सारे हैं, अभी मैंने इसमें मेंशन नहीं किया है, लेकिन आपके एग्जाम में जो ज़्यादातर नामों पूछे जाते हैं वो मैंने मेंशन कर दिया है। गोल्जी उपकरण, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय, और एक याद रखिएगा कि प्लांट में इसे डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं। यह नाम उन वैज्ञानिक के नाम पर दिया गया है जिसने ऑर्गेनेल्स की खोज की थी, यानी कि कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी के नाम पर ही इसका नाम गोल्जी बॉडी रखा गया है। यह सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है और पौधों और जानवरों में भी पाया जाता है। तो पौधों में इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्लांट सेल्स में डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं। गोल्जी काय विभिन्न प्रकार के प्रोटीन और अन्य अणुओं को पुटिकाओं के माध्यम से आवश्यक स्थान पर पहुंचाने का काम करते हैं। कहने का मतलब ये है कि प्रोटीन को ये पहुंचाने का काम करती है, यातायात का काम करती है, इसीलिए इसको कोशिका के अणुओं के यातायात का निर्देशक कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा यातायात का निर्देशक किसे कहा जाता है, तो गोल्जी बॉडी को कहा जाता है। ये डायरेक्टर ऑफ माइक्रोमोलिक्यूलर ट्रैफिक इन सेल किसे कहा जाता है, तो क्या बताएंगे? गोल्जी बॉडी को कहा जाता है। या कोशिका का मध्यवर्ती मतलब मिडिल मैन ऑफ सेल किसे कहा जाता है? गोल्जी काय को कहा जाता है। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? गोल्जी बॉडी का कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है कि ये प्रोटीन का यातायात करने का काम करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम करता है, इसीलिए इसको हम लोग कैमिलो गोल्जी को मतलब कि गोल्जी बॉडी को इतने नामों से जानते हैं। जैसा कि राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है और ये प्रोटीन का यातायात करता है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? सेंट्रोसोम के बारे में। गोल्जी बॉडी से जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले थे वो मैंने आपको बता दिया है। बहुत डीप में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक कंपटीशन लेवल के एग्जाम में बैठने वाले हैं तो इतनी जानकारी आपके लिए इस टॉपिक से काफ़ी ज़्यादा है। तारक का है सेंट्रोसोम, जिसकी खोज सबसे पहले किसने किया था? देखिए, अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो टी बावेरी जिसका पूरा नाम है थियोडोर बावेरी द्वारा इसका खोज किया गया था। ठीक है, इसकी खोज की गई थी, लेकिन इसका पूरा सही डिटेल्स में अगर आप जानेंगे तो सेंट्रोसोम की खोज सबसे पहले वॉल्थर फ्लेमिंग ने 1875 में किया था और एडॉल्ट वैन बेनडेन ने 1876 में किया था, और बाद में थियोडोर बावेरी आए जिनके द्वारा इनका वर्णन हुआ और नामकरण हुआ। तो इसीलिए जो तारक की खोज के बारे में जब पूछा जाता है तो टी बावेरी ही या थियोडोर बावेरी ही कहा जाता है। तारक काय को सेंट्रोसोम कहते हैं। 1888 में टी बावेरी ने इसका डिस्कवर किया था।
तारक काय को सेंट्रोसोम, जिसे तारक केंद्र भी कहा जाता है, सेंट्रोसोम को तारक केंद्र के नाम से भी जानते हैं। यह मुख्य रूप से जंतु कोशिका में केंद्र के निकट तारे समान आकृति में पाई जाती है। इसके अलावा कुछ शैवाल तथा कवक में भी दो जोड़े सेंट्रियोल्स की बनी एक रचना होती है, जिसे हम लोग डिप्लोसोम कहते हैं, क्योंकि डबल होती है ना, इसलिए इसे डिप्लोसोम भी कहा जाता है। मतलब कुछ शैवाल और कुछ कवक में भी ये सेंट्रियोल्स बनी होती है, इसीलिए इसको डिप्लोसोम भी कहा जाता है। किसे? सेंट्रोसोम को। और यह खोखली होती है, सूक्ष्म बेलनाकार रचनाएं होती हैं और ये युग्म के रूप में भी उपस्थित होती है। हम कह सकते हैं कि जो हमारा सेंट्रोसोम होता है वो बैलगाड़ी के पहिए के आकार संरचना होता है। इसका व्हील स्ट्रक्चर होता है या तारेनुमा संरचनाएं होती हैं। किसकी? तारक काय की। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यहाँ से ही पूछा जाता है। इसका डिस्कवर पूछा जाता है, इसका डिस्कवर किसने किया था, ठीक है, सेंट्रोसोम को। और सेंट्रोसोम किस आकार का होता है, यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और भी जो क्वेश्चंस इसके बनने वाले हैं वो मैं आपको एमसीक्यूज या वन लाइनर क्वेश्चंस के माध्यम से पूरी डिटेल्स देने की पूरी कोशिश करूंगी, जिससे कि आपका एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से ना छूटे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ।